नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल से आप सभी ने जान ही लिया होगा कि आज हम लोग कक्षा 12वीं का पूरा तैयारी 2025-26 सत्र के लिए कैसे करें, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख ही चुके होंगे, अभी से ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग का 95% प्लस मार्क्स आना श्योर ही है। 95% प्लस मार्क्स का मतलब यह है कि आप जिस सब्जेक्ट में तैयारी करेंगे उसके हिसाब से ऑल ओवर तो आपका सभी का जो मेहनत रहेगा सब सब्जेक्ट को मिलाकर वो आता है। क्लियर है? तो मैं स्पेसिफिक यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड के लिए बात करने वाला हूँ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का तैयारी कैसे करें। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग देंगे कि हमको किस तरीके से इंग्लिश और हिंदी का भी तैयारी करना है, ताकि ऑल ओवर हम लोग का जो तैयारी है वो 95% हो जाए। सबसे पहले तो चीज ये जानना जरूरी है कि एक कोट बहुत ज्यादा सुने होंगे कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। ठीक है? तो तैयारी जो रहेगा 11वीं 12वीं में अभी डेट में CGPSC के बच्चे को ये ऐसा समझा दिया गया है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, 5 नंबर का ये मेन मेन क्वेश्चन करो और चले जाओ। ठीक है, इसको करो। लेकिन सिलेबस अब अपडेट हो गया, हर एक चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन भी आ रहा है, मतलब 15 MCQ होगा। टोटल पैटर्न चेंज कर दिया गया, किसकी तरह? CBSC की तरह। किसकी तरह? CBSC की तरह। तो हम लोग को भी अपना तैयारी CBSC की तरह ही रखना चाहिए, और एक स्टूडेंट का कैसे रूटीन इसको जानना जरूरी है। जैसे संस्कृत में एक श्लोक दिया जाता था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान मित्र तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है, काग चेष्टा कौवे के समान इच्छा। ठीक है, बको ध्यानम बगुला की तरह ध्यान, बगुला जो रहता है फट से मछली को पकड़ता है। काग चेष्टा कौवे का इच्छा बहुत रहता है, रोटी को चुरा सकता है वो। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, फट से कोई भी आता है फट से उठ जाता है, मतलब आलसी होना नहीं है। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी कम खाना खाने, और गृह त्यागी घर का मोह माया को त्याग सके। एक विद्यार्थी के जीवन में कितने लक्षण होने चाहिए? पांचों के पांचों लक्षण होने चाहिए, तभी वह सफलता को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो हम लोगों को अपने आगामी फिलहाल 6 महीने के लिए रणनीति बनाना है। अभी हम लोग का जुलाई स्टार्ट हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमको 6 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है और कम से कम एक रिवीजन करना है। उसके बाद का हमारा जनवरी पूरा जाता है किसमें? प्रैक्टिकल एग्जाम में, और फरवरी के लास्ट वीक में शुरू हो जाता है हमारा एग्जाम। तो हम लोग के पास 2 महीना फिर से रिवीजन के लिए रहेगा। तो हम लोग आगामी 6 महीने का प्लानिंग करेंगे, और वो 6 महीने में भी ऐसा तैयारी करेंगे कि 6 महीने में जो आपका नवंबर है, नवंबर तक हम लोग का पूरा कोर्स हो जाए। दिसंबर में पूरा टेस्ट सीरीज दिलाए, ठीक है, फिर जनवरी में प्रैक्टिकल करते हुए टेस्ट सीरीज दिलाए, और फरवरी में बहुत ही ज्यादा जितना भी क्वेश्चन के जिसमें भी डाउट है उसका क्या कर पाए? सेल्फ स्टडी कर पाए। ठीक है, तो क्या क्या रणनीति होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोग को पूरा तैयारी करना है, उसका रोड मैप देखो। सबसे पहला तो ध्यान से समझना कि हम लोग को जानना है अपना सिलेबस। जब तक हम लोग अपना खुद का सिलेबस नहीं जानेंगे, ठीक है, जब तक हम लोग अपना खुद का सिलेबस नहीं जानेंगे, अच्छे से नहीं पहचानेंगे, तो उसके अनुसार यदि नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा नंबर आ सकता है क्या? नहीं। सिलेबस अपडेट हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अलग, 2 नंबर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस अलग, 3 नंबर का फॉर्मेट कैसे बनता है, इन सब को जानना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद हम लोग को अपना क्या बनाना है? टाइम टेबल। ठीक है, कि हाँ मेरे को डेली इतना घंटा का पढ़ाई करना है। ठीक है, और पता है डेली प्लान ना बना करके वीकली प्लान बनाएंगे। ठीक है, कि वीक का टारगेट करेंगे। मान लो एक दिन आगे पीछे भी हुआ तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का नोट्स मेकिंग कैसे होना चाहिए? सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, नहीं इसको तो मैं बुक से पढ़ लूंगा, इसको तो ऐसा, फिर लास्ट टाइम में ना हड़बड़ाहट होता है कि कितने को पढ़ूं और कितने को छोड़ूं। क्लियर है ना? तो नोट्स मेकिंग सबसे अहम हिस्सा होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसका टेस्ट सीरीज का। ऐसा समझ लो कि पूरा तैयारी कर ले, युद्ध के लिए अभ्यास कर ली, लेकिन जो तुम्हारा हथियार है उसी को धारण नहीं किया। तुमको 1000 तरीके आ रहे हैं लेकिन तुम्हारा हथियार ही खराब है, तो कोई मतलब है क्या युद्ध का? नहीं। तो टेस्ट सीरीज एक ऐसा ही तरीका है। तो हमको क्या दिलाना है? टेस्ट। तो एक एक करके हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करते जाते हैं। सबसे पहले जानना है अपना सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस को जानना है, जो कि तैयारी का हमारा सबसे पहला सीढ़ी होता है। जैसे कि सबको पता चल गया कि हमारा जो सिलेबस है वो सेम टू सेम CGBSC के जो सिलेबस है इक्वल हो गया। अब किसके सिलेबस के बराबर? CBSC के बराबर। ठीक है, और 15 नंबर का हम लोग का क्या आ रहा है? अब MCQ आ रहा है। ठीक है, और यही हमारा नंबर को आगे पीछे करेगा किसी से भी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिसाइडेड होगा। अब इसमें भी ये हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न 5 हो सकता है, खाली स्थान 5 हो सकता है, और सही जोड़ी 5 हो सकता है। सही जोड़ी कहीं ना कहीं हमको तो एकदम श्योर रहता है कि 3 नंबर का तो सही ही हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर का गलत होता है। सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ सकता है हमारा खाली स्थान। ठीक है, क्योंकि उसमें आंसर ये नहीं पता तो नहीं पता। और बहुविकल्पी का भी कहानी ये है
ठीक है। और पिछले यदि कुछ सालों का ट्रेंड को देखें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहा है एग्जाम को, सरल नहीं आ रहा है एग्जाम, ठीक है। तो छटनी भी चल रहा है। यहाँ तक समझ आया कि हम लोगों को कौन कौन से पैटर्न पर काम कर रहा है। पहले तो एमसीक्यू सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन सबसे बन ही जाता है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कर सकता है, नंबर को कम ज्यादा कर सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग जैसे सिलेबस जो है, ठीक है ना, सिलेबस के बारे में देखो, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स का है, फिजिक्स में केवल और केवल, ठीक है, ये हमारा फिजिक्स में केवल जो लास्ट में एक चैप्टर था संचार तंत्र करके, ठीक है, कौन सा, संचार तंत्र, वो चैप्टर बस कटा है। तो फिजिक्स में उतना ज्यादा चेंजेस हुआ है क्या, नहीं, ठीक है। मेन चेंजेस हुआ है आपका किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पहला 16 चैप्टर था और कितना चैप्टर हो गया, 10। पहले क्या होता था, फिजिकल, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। असल में अब हो गया इनऑर्गेनिक का बहुत सारा पार्ट काट दिया, तो अब बचा क्या, केवल फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे ज्यादा हाफ कौन ले रहा है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मली जितने भी बच्चे हैं उनको ज्यादा कठिन लगता है, और वो घुमा घुमा करके क्वेश्चन होता है, नंबर को वही कट फिट करता है, ठीक है। और इधर का तो बन ही जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखो हम लोग का कितना कितना नंबर का है, एक एक नंबर का हर एक चैप्टर से। इसमें भी देखो तो हर एक चैप्टर से एक एक नंबर का है, हर एक चैप्टर से। बायोलॉजी में भी देखें, बायोलॉजी में भी वही 16 चैप्टर था, 3 चैप्टर हटा है, ठीक है। और कितना हो गया है, 13। वो 3 चैप्टर नहीं के बराबर था जो हटा भी, वो एक था जीवों में जनन, एक खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, ठीक है, और एक पर्यावरण के मुद्दे। वो एकदम 3-3 दिन का चैप्टर रहता था, बहुत छोटा रहता था, उसका कोई उतना फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री या तो उबार सकता है या तो पूरी तरीके से डुबा सकता है, ये कहानी है। यदि सरल आ गया तो उबार दिया और कठिन आ गया तो डुबा दिया, ये कहानी हो सकता है। फिजिक्स का ऑन एवरेज अभी तक 5 सालों का यदि ट्रेंड देखे, ठीक है, तो ऑन एवरेज ही आता है, ना एकदम ज्यादा सरल ना एकदम ज्यादा कठिन, मॉडरेट रहता है। हर हमेशा चेंजेस हो रहा है सबसे ज्यादा केमिस्ट्री। कौन चेंज हो रहा है, केमिस्ट्री। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस के बाद, ठीक है, कि हम लोग सिलेबस के बारे में हमारा जान डाले, क्लियर है। सिलेबस क्या हो गया है, अब चैप्टर कम हो गया है, मेहनत ज्यादा लगेगा, ठीक है। टीचर के पास अब उस चैप्टर में आईएमपी के अलावा और जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें वो कभी ध्यान देता नहीं था, वो क्वेश्चन भी अब आने के चांसेस है, क्लियर है। पहला तो ये जान डाले। अब सिलेबस को जान डाले, सिलेबस के बाद हम लोग का अब टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को तो जान डाले, अब हमको कैसे पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाने से पहले चीज टाइम टेबल, और टाइम टेबल ऐसे बनाना है जो रैंक दे। जैसे कि आप लोग का जो बैच है उसका हम लोग नाम रखें 12वीं का बी रैंकर बैच, मतलब आपको रैंक लाना है, अपने क्लास में लाओ, अपने डिस्ट्रिक्ट में लाना है, फिर अपने स्टेट में लाना है, ठीक है। और रैंक के हिसाब से तैयारी करना, क्लियर है। तो ध्यान से समझने का कोशिश करना, टाइम टेबल हमको ऐसा सुटेबल बनाना है कि ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का स्कूल लग रहा है कितने बजे, 12 बजे, किन्हीं का स्कूल लगता है 10 बजे, समझ आ रहा है ना। सुबह स्कूल वाले तो अक्सर अभी नहीं रहते, ठीक है। तो टाइम टेबल आप लोग ऐसा बनाओ जो आपको सूट करता है। किसी को सुबह उठ करके जल्दी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है। तो टाइम टेबल हमेशा याद रखना, वो कहने का बात है कि सुबह उठ करके जल्दी पढ़ो, हाँ बात सही है, सुबह उठने पर क्या है, माइंड फ्रेश रहता है, जल्दी जल्दी याद करने का चीज हो सकता है। लेकिन कई लोगों का आदत रहता है कि सुबह उठ ही नहीं पाते, तो उनके लिए ये है कि हाँ, रात को ही पढ़, तुमको जो समय सही लगता है वो पढ़ो, ठीक है। पढ़ाई में कमी होना नहीं चाहिए। एक नॉर्मली टाइम टेबल हम लोग बना सकते हैं, जैसा कि आपका क्लास मॉर्निंग कोई भी, चाहे वो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वहाँ का क्लास का टाइमिंग यदि मॉर्निंग 7 से 10, तो हम लोग को ये होना चाहिए कि मॉर्निंग 7 से 10 के टाइम में यदि मेरा, ठीक है ना, कोचिंग है, तो इससे पहले मेरे को क्या क्या करना है। कोचिंग है तो मान लो मैं मॉर्निंग 5 बजे उठा, 5 से 6 फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा टहले, एक्सरसाइज की जरूरी है, ठीक है। 6 से 7 में कुछ नहीं, कोचिंग में जो कल पढ़ाए थे, मतलब पिछले दिन में पढ़ाए थे, उसको रिवाइज कर लेना। 15-15 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है, मात्र 15-15 मिनट, बस रिवाइज कर लेना। क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना। यहाँ क्लास हो गया, क्लास होने के बाद आप जाओ 10:30 तक पहुंच जाओगे घर, 11 बज जाएगा, समझ आ रहा है। 11 से 12 क्या करो, अभी जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लो, स्कूल जाने से पहले रिवीजन हो गया। अब आ गया आपका स्कूल का टाइम, स्कूल 12 से 5 लग रहा है, स्कूल लग गया कितना, 12 से 5, घर जाते हो गया आपका 6, स्कूल लग गया, घर जाते कितना बज गया आपका, 6 बज गया। अब ये 6 बजे से आप लोगों को पढ़ने बैठना है, 5 से 6 में पूरा काम निपटाना है,
ठीक है। और मैं बता रहा हूँ अभी के डेट में ऐसा नहीं रहता घर में जाकर के काम करना है, ज़्यादा चांसेस कम रहता है। ठीक है, पहले के ज़माने में अलग रहता था, लकड़ी ला, चूल्हा जला, ठीक है, बर्तन धो, बहुत सारा रहता था। वो भी होता है, वो सही है, बहुत के घर में होता भी है, ग्रामीण इलाके से रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मान लो 5 से 6 में जल्दी-जल्दी काम निपटा लो अपना, और वो निपट भी जाता है। आप लोग क्या करना, 6 बजे मस्त पढ़ने के लिए बैठो, 6 से लेकर के 7:30 तक एक शिफ्ट मारो, फिर 7:30 से 9, 7:30 से कितना 9, 2 शिफ्ट में काम करना है। 6 से 7:30 एक दिन फिजिक्स पढ़ो, समझ आ रहा है, और बायोलॉजी पढ़ो, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स से बनाओ। ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट चलाना एक दिन में, तीनों सब्जेक्ट चलाना नहीं। ठीक है, 9:30 तक हो या 9 बजे तक हो गया, 7:30 से 9, कुछ नहीं, खाना खाओ, फिर हिंदी या इंग्लिश को पढ़ते हुए क्या जाओ, सो जाओ। एक दिन में 3 से 4 घंटा इनफ है, 4 घंटा यहाँ पास हो गया है। ठीक है, चलो 3 घंटा ही माने इसको, यहाँ 3 घंटा पढ़ लिए, इधर 1 घंटा पढ़े थे, 4 हो गया, और इधर 1 घंटा पढ़ लिए, कितना हो गया 5। 5 घंटा में ध्यान देना, आपका इफेक्टिव आवर कितना होगा 4, 4 ही घंटा ढंग से पढ़ पाए। अब ये 4 घंटे हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, 6 से भाग देना, सॉरी भाग देना है, गुना करना है, 6 चौक 24। एक हफ्ता में आप लोगों को 24 घंटा पढ़ना है। एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, 24 घंटा। अब स्कूल में टाइम मिलता है, कई बार पीरियड खाली होता है, समझ आ रहा है ना, कई बार, तो उस टाइम में आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश का कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको बनाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो होमवर्क का दिया गया है, क्लास वर्क का दिया गया है, उसको सॉल्व करके देखो। लिखने में टाइम नहीं खपाना है इस वाले में, इस वाले में अपना नोट्स बनाओ, अपना डाउट सॉल्व करो, और ये याद करने में जाना देना है टाइम, समझ आ रहा है। इस कारण क्लास वर्क का क्लास में ही करना है, और खाली टाइम मिल गया तो होमवर्क को भी उसी के साथ कंप्लीट कर लेना है। आया कि नहीं समझ। तो रूटीन चार्ट ऐसे बनाओ, और आप लोग हमेशा याद रखना, अब हर दिन तो ऐसा फॉलो नहीं हो पाएगा, कई दिन घूमने चले गए, कई दिन कुछ और कर लिया ऐसा, तो वही बोल रहा हूँ ना कि आपको कितना घंटा पढ़ना है पूरे हफ्ते में, 24 घंटा बस। कितना, 24 घंटा। तो मान लो कोई दिन ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ सैटरडे को छुट्टी रहता है, तो सैटरडे के दिन मस्त 5-6 घंटा और पढ़ लिया एक्स्ट्रा, तो एक आध 2 दिन का एडजस्ट हो जाएगा। हमेशा ऐसा ही पढ़ना, वीकली प्लान बनाना, और हमेशा याद रखना, जैसे पहला दिन फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़े, दूसरे दिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लो, या मैथ्स से बना लो, अल्टरनेट करना। तीनों सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ोगे बोलोगे तो पढ़ाई नहीं होगा, कभी पकड़ नहीं पाओगे उसको अच्छे से। क्लियर है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिससे रैंक मिले। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। एक दिन में मेन सब्जेक्ट कितना लेना है, 2। हिंदी इंग्लिश रोज दिन थोड़ा 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 भी पढ़ते रहोगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है आपका क्या बनाना, नोट्स बनाना। क्या बनाना, नोट्स बनाना। यदि नोट्स बना लिए तो एकदम ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, एकदम ज्यादा डिटेल में जाना है नहीं है का मीनिंग ये है कि जिस चीज को बुक से पढ़ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है तो उसका सिर्फ तुम लोगों को, जैसे न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को तुम लोग नोट्स बना रहे थे, ये थोड़ा सा बेवकूफी रहेगा, रफ कॉपी बनाओ अलग से, उसमें थ्योरी थ्योरी मेन पॉइंट लिखो, और जो मेन मेन आता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको लिखो, समराइज करना है। हमेशा नोट्स बनाने का तरीका क्या बोला हूँ, शुरुआत के 2 पेज में क्या लिखना है आप लोगों को, आईएमपी क्वेश्चन। क्या लिखना है, आईएमपी क्वेश्चन। क्लियर है, आईएमपी क्वेश्चन लिख लिए शुरुआत के 2 पेज में। उसके बाद जो पेज है, ठीक है ना, चाहे वो कितना ही पेज का हो, ठीक है, उसमें आप लोगों को क्या लिखना है, आपका पूरा नोट्स बनना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में कितना पेज बचा, 10 पेज। ठीक है, उस 10 पेज को ऐसे डिवाइड करो कि हाँ 2 पेज में मैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन लिख लूँ। क्लियर है ना, पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो पेज बचा है, ध्यान से समझना, उसमें इसका लिखना है चैप्टर का सारांश। लिखना है सारांश, जैसे कि मैं बताया था ना, के इज इक्वल टू क्या लिखे थे, आर नॉट माइनस आर बटे टी, ये एक फॉर्मूला हो गया था। फिर टी, ध्यान देना क्या लिखे थे, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k, याद आया। तो ये को बस लिखो। ठीक है, और जानते हो आर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। समझ आ रहा है, पूरा चैप्टर का एक ही पेज में समराइज। ठीक है, हाँ ये याद रखना जरूरी है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और कुछ पेज एक्स्ट्रा लिखो ताकि इन फ्यूचर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम लोग ऐड कर सके, अलग से उस चैप्टर के लिए और दूसरा कॉपी निकालना ना पड़े। समझ आया। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, उसको तो मेरे ख्याल से लिखना नहीं, जो चैप्टर लिखे रहोगे उसमें हाईलाइट कर देना कि हाँ ये क्वेश्चन आता है करके क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आता है करके क्वेश्चन। समझ आया, क्लियर है ये। ठीक है, तो और हैंड रिटन नोट चाहिए तो वो तो हमारे पास कोचिंग में अवेलेबल है ही, लेकिन कोशिश ये करना है क्लास चलते चलते ही हम लोग को पूरी तरीके से नोट्स को बनाना है। क्लियर है,
क्योंकि अलग से टाइम हम लोग को मिलेगा क्या, नहीं। तो टाइम टेबल का भी बात हो गया, सिलेबस का भी बात हो गया, नोट्स का भी बात हो गया। अब ये सारी चीजें यदि आप लोग अलग से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और इन सब चीजों का प्लानिंग हम लोग कोचिंग में बताना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छे से यदि आपको पढ़ाई करना है तो प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जो स्कूल के अलावा आपको एक अलग से और सपोर्ट सिस्टम दे। तो हम लोग का एक्सेलरेट एकेडमी है, ठीक है। 16 जून से क्लास स्टार्ट हो चुका है, टाइम टेबल सभी को पता है, ठीक है। जिसमें 12वीं का क्लास कितने से कितना टाइम लग रहा है हम लोग का, 7 से लेकर के 10 बजे के बीच में, और 11वीं का क्लास लग रहा है आपका सुबह 6 से 9 के बीच में। जिसको जो सब्जेक्ट में दिक्कत है उसका वो क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, कोई भी कोचिंग में आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ाई हो गया, सिलेबस हो गया, सबसे जरूरी चीज होता है टेस्ट। और टेस्ट को जो स्टूडेंट अवॉइड किया, मतलब वही है ना कि उनको सब चीज आता है, ठीक है। युद्ध के लिए तुम जा रहे हो, लेकिन मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा हथियार ही नहीं है, हथियार को मजबूत ही नहीं किए, तो कोई मतलब है क्या, नहीं। तो हमारे यहाँ कोचिंग में चलता है क्या, आपका बी रैंक का टेस्ट है। टोटल इसमें हम लोग पूरे साल भर में कितने टेस्ट लेंगे, 90 टेस्ट। इसमें माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट को ऐसा डिवाइड करते हैं। असल में ये होता है कि बीटीएस टेस्ट सीरीज जब चलता है तो वो 3 राउंड में होता है। पहला 7 दिन, दूसरा 7 दिन, और तीसरा 7 दिन, ठीक है। इसमें सब सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। जैसे स्कूल में होता है वैसे ही एक बार त्रैमासिक के पहले, अर्धवार्षिक के पहले और वार्षिक पेपर के पहले। ये तो हो गया कितना, आपका टेस्ट हो गया 7 या 21, ठीक है ना, या 5 या 15, 15 टेस्ट होगा, ठीक है, 21 दिनों तक होगा, 15 टेस्ट ऐसा हो गया। और उसके बाद क्या होता है, यूनिट वाइज टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि बायोलॉजी में 7 यूनिट है या 6 यूनिट है, तो उसका हर एक एक यूनिट का टेस्ट अलग होता है। तो वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके, ठीक है, फिर से कितना टेस्ट हो जाता है आपका, 15 टेस्ट अराउंड, ठीक है। तो 30 टेस्ट ऐसे हो जाता है, और माइनर माइनर टेस्ट हर सैटरडे हर संडे इसके अकॉर्डिंग होता है। और पेपर के जस्ट पहले तक ऐसा स्थिति भी आता है कि हर एक दिन में हम 2-2 टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि बच्चों का टाइम मैनेजमेंट करने का आदत बन जाए। 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेस्ट का तैयारी हो जाता है। हमारे साल पिछले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को दिलाया, और उनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। करीब 30 छात्रों का 60% से ऊपर ऐसे ही बन गया था। जिन लोगों का हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं सेकंड डिवीजन ही आ जाएंगे, 70% से ऊपर 20 लोगों का आप लोगों को बताया भी था, एकदम अचानक से आ गया, जिनका हम लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये लोग ढंग से पढ़ पाएंगे कि नहीं। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और इस टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ हमारे कोचिंग में पूरे महासमुंद में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो ऐसे कंपटीशन लेवल में चलता है ना, वैसे ही 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को क्या कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो कहानी ये होता है कि आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन टेस्ट दिलाना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, ये समझ आया कि नहीं। तो टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, ये तो जान डाले। साथ ही साथ हमारा पिछला साल का रिजल्ट आप सभी को पता है। अमन का कितना परसेंटेज आया है, 90%, और खुशी का कितना आया है, 91%, जो अभी तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है ऑल ओवर। तो इस तरीका से आप लोगों को क्या करना है, अपना पूरा तैयारी चरणबद्ध तरीके से करना है। सबसे पहले आज जाना, सिलेबस पूरा देखना, सिलेबस नोट करो, और रूम में जहां पास बैठते हो वहां पास सामने में चिपकाओ। दूसरा काम करना है क्या, आपको अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है, खुद का टाइम टेबल, कि हाँ मेरे को, और याद रखना वीकली शेड्यूल, वीकली आवर लेना, हर दिन का टारगेट नहीं लेना। हमको ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमको अदर कामों के लिए समय निकालना है, पढ़ाई के लिए समय निकालना नहीं है। पढ़ाई एनी टाइम करना रहता है। दूसरे कामों के लिए पहला प्रायोरिटी हमेशा क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि अभी छात्र जीवन में हो, और आपका सिर्फ और सिर्फ धर्म एक ही है कि आप जिस जीवन को जी रहे हो उसमें 100% दो। समझ आ रहा है। तो अभी तो आपका मेन काम क्या है, पढ़ाई। तो पढ़ाई मेन काम होता है, बाकी सब अदर काम होता है, उनके लिए समय निकालना है, पढ़ाई के लिए समय निकालना नहीं है। उसके बाद नोट्स डेली के डेली बनाना है, ताकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन करो तो नोट्स में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। फटाफट हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होना चाहिए। हम लोग इतना प्रैक्टिस कराएंगे, इतना सारा क्वेश्चन कराएंगे, नोट्स इतने अच्छे से बनाएंगे कि आपको और दूसरा जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है, टेस्ट। भले 0 नंबर आए, लेकिन हर एक टेस्ट को दिलाना जरूरी है। वो आपको हिम्मत देगा, आपको घबराहट कम करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, टेस्ट पेपर होने से पहले एकदम हड़बड़ी आ गया, सब चीज भूल गए, याद किए थे सब भूल गए। तो लगातार टेस्ट दिलाओगे तो वो माहौल बनेगा, धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी को उसका आदत हो जाएगा। तो आपका माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ ऐसा ही तो आता है, यही क्वेश्चन तो आएगा। और जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओगे आपको एकदम टाइम पास लगेगा, एकदम खेल खिलौना टाइप का लगेगा। ये तो क्वेश्चन तो मैं सॉल्व किए थे, इसको तो किए थे, इसको तो इस टेस्ट में पूछे थे। समझ आ रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, जो आईएमपी था वो आईएमपी है और आईएमपी रहेगा, वो कभी भी चेंज होता नहीं है।
जरूरत है जुनून का, जिद का, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही आगे बढ़ना है, इस चीज को लेकर के आगे बढ़ना हो, ठीक है। परसेंट वैल्यू नहीं करता, ये मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन याद रखना परसेंट के कारण ही तुमको कॉलेज मिलेगा। परसेंट यदि अच्छा आया तो आपको स्कॉलरशिप इंस्पायर का मिलेगा। सबको पता होगा 60,000 हर साल मिलता है, फिर छः कम 6 12 1,80,000, समझ आ रहा है, जो कि जिनका आर्थिक स्थिति खराब है उनके लिए कितना बड़ा वरदान है। और सब बात का एक बात, अपने 14 साल का जर्नी है, ठीक है, PP1 PP2, तो पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का एक ही मौका होता है ना ये, कि हाँ थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगे और हमको खुद में अच्छा लगे, हम 4 लोगों के बीच में बैठे तो, कि हाँ हमारा रिजल्ट ऐसा था, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को मेहनत करना है, आप सभी को फिर से आगे तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामना और धन्यवाद।